बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल 12 बजे होगा। गो के आज दिन भर ये कयास आराइयाँ जारी रहीं कि कल इजलास कल होगा या उसके एक रोज़ बाद होगा। फिर मुख्तलिफ मुलाकातें होती रहीं। इमरान खान साहब आज दिन भर जो अरकान असम्बली हैं उनसे मिलते रहे हैं, अपने इत्तेहादियों से उन्होंने मुलाकातें की हैं। हुकूमत ने का कहना यह है कि जो इत्तेहादी हैं वो भी कायल हो गए हैं। जो इत्तेहादी जमातों के रहनुमा हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि वो वोट जो है वो इस जो जॉइंट सेशन है उसमें हुकूमती बिल की हिमायत में देंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कोयटा में, जहां वो अपनी एहतिजाजी तहरीकों का और एहतिजाजी जलसे जुलूस का जिक्र कर रहे थे। वहां उन्होंने ये कहा कि हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्हें रियासती इदारों की जानिब से उन पर दबाव डाला गया है, उनके बाजू मरोड़े गए हैं और उन्हें मजबूर किया गया है कि वो ये कानून साजी में हुकूमत की मदद करें। ना सिर्फ ये कि इत्तेहादी जमातों के साथ ये हुआ है, बल्कि साथ साथ उनका कहना यह है कि जो अपोजिशन के रहनुमा हैं उनको, जो अरकान असम्बली हैं, उनको भी टेलीफोन कॉल्स आई हैं और उन्हें रोका जा रहा है कि वो जॉइंट सेशन में शरीक ना हो। इसी वजह से पीडीएम ने यह फैसला किया है कि वो इस मामले पर अदालत से यानी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी और इस सिलसिले में कामरान मुर्तज़ा साहब और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ साहब की जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई हैं कि वो इस मामले को अदालत में ले जाएंगे। तो कल सियासी माहौल गर्म होगा, नंबर गेम्स हैं। ज़ाहिरी तौर पर लगता यह है कि हुकूमत जो है वो अपने नंबर गेम पूरे करने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि पिछले हफ्ते जब ये नंबर गेम पूरे नहीं थे तो इजलास इसको मौखर कर दिया गया था, जो कि अब कल हो रहा है। साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब जो आज पेश हुए अदालत में, उन्होंने इशारा दिया है कि ये हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी और ये जल्दी चली जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी आज एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। साथ साथ उन्होंने कहा कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है और मैं ये समझने से कासिर हूँ कि अपोजिशन जो है वो ईवीएम और दीगर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर क्यों मुखालफत कर रही है, क्यों राह में जो है वो रोड़े अटका रही है। मेरे साथ आज इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली मोहतरम जनाब अली गौहर बलोच साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली मोहतरम जनाब लालचंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली कादिर मंदुखेल साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। कोशिश करेंगे कि जमीयत उलमा इस्लाम की रहनुमा शाहिदा अख्तर अली साहिबा जो इस पूरे प्रोसेस में शामिल थी उन्हें भी अपनी जो डिबेट में शामिल करें। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अली गौहर बलोच साहब, कल तो फिर इसका मतलब है कानून साजी हो जाएगी। वो कहते हैं जी हमने बड़ा मौका दिया अपोजिशन को, बड़ा रूम दिया, बात करें, चीज़ें करें, बस ठीक है, आपने मौके से फ़ायदा नहीं उठाया, अब उन्होंने कानून साजी तो करनी है, वो कर लेंगे। आज जिस तरह से कि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं उनकी बात से बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि लोगों के बाजू कहीं और से मरोड़े जाते हैं, कहीं और से लोगों को हाँका जाता है, कहीं और से लोगों को लाइन दी जाती है, तो कहीं और से प्रेशराइज किया जाता है। लेकिन एक चीज जो सबसे अभी आपको शक है कि ये कल नंबर गेम बिल्कुल, चूंकि जो पिछले इन्होंने पहले जॉइंट सेशन कॉल किया था उससे एक दिन पहले आपको पता है कि एक बिल के ऊपर हुकूमत को डिफीट हुई थी हाउस के अंदर। लेकिन काबिल जिक्र अगर हम संजीदा गुफ्तगू करें आप साहब, तो यहाँ पर ये एक अमर बिल्कुल बहुत मतलब है कि वो तवज्जो तलब है कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि आप उन पर ज़रूरी नहीं होता कि आपकी अक्सरियत है या नहीं है, उनके ऊपर एक राय आमा हमवार की जाती है, एक इत्तफाक राय पैदा किया जाता है। आपको पता है जब 2017 की अमेंडमेंट्स हुई थी तो वो सारी इत्तफाक राय से की गई थी। सिर्फ मेजॉरिटी होने की वजह से अगर चीजें मुसल्लत करनी हो तो हमारे पास तो बहुत मेजॉरिटी रही करते ही नहीं है ना, आपके साथ वो कोशिश करते हैं इत्तफाक राय पैदा करने की, टाइम देते हैं, बैठते नहीं है आप बात नहीं, हम बात भी करते हैं, हम बैठना तो ये नहीं चाहते, फिर वो चलें डिबेट लंबी हो जाएगी, इस बात से तो मैं इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि वजीर आजम साहब ने तो कभी संजीदा लिया ही नहीं। वो तो ना असम्बली में आते हैं, ना किसी पर जो बंदा फलस्तीन के इशू पे असम्बली में ना हो, जो कश्मीर के इशू पे असम्बली में ना हो, जो और कोरोना के पेंडेमिक से अपनी मीटिंग से उठ जाए, जब लीडर ऑफ अपोजिशन बैठा हो, जब बिलावल भुट्टो बैठा हो, और वो तो ये गैर संजीदगी की इंतहा। लेकिन मैं आखिर में अपनी बात समेटते हुए यही गुजारिश करूंगा
کہ اس پر چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تحفظات ہیں، ہمارے بھی تحفظات ہیں، یہ آنے والے الیکشن کی ایک پلاننگ اور سازش ہے کہ ان کو کسی طرح سے مطلب چرایا جائے. ان تمام حربوں کے باوجود انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن آنے والا نیکسٹ الیکشن نہیں چرانے دیں گے. چند صاحب، یہ کیا ان کے ساتھ کنسنسس نہیں ہو سکا؟ دوسری بات ہے کہ کیا جادو کی چھڑی تھی کہ پچھلے ہفتے تک لوگ ناراض تھے، اچانک سے کل تک بھی باتیں کر رہے تھے کہ نہیں یہ ہمارے تحفظات ہیں، آج یکایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ بچپن میں پڑھتے ہیں 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا، وہ والی سچویشن ہے. نہیں دیکھیں، جو صورتحال بنی گزشتہ ایک ہفتے میں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جمہوریت میں اور پارلیمنٹ میں یقین رکھتی ہے، تو 2 ایسے بل آئے جو پرائیویٹ موسٹلی بلز تھے جس پہ گورنمنٹ کو شکست ہوئی اور ان کو کامیابی ہوئی. جنرل انٹرسٹ کے بل تھے، تو انہوں نے شاید سمجھا کہ اب جو ہے ہماری اکثریت ہو گئی ہے اور اب جو ہے ہم اس حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو انہوں نے وہ بگلے بجانا شروع کر دی تھی کہ ہم حکومت گرانے جا رہے ہیں اور جو ہے لے کے آ رہے ہیں، نو کانفیڈنس موشن لا رہے ہیں اگینسٹ اسپیکر، اگینسٹ سینٹ چیئرمین. اور پھر یہ بھی ان کو ایک تھوڑا سا حوصلہ ہو گیا تھا کہ کوئی ایک پیج نہیں رہا، سارے ادارے الگ الگ ہو گئے ہیں. کل سے ان کو ایک عجیب سی مایوسی چھائی ہوئی ہے، عجیب سی پی ڈی ایم کی میٹنگ میں یہ باتیں خوش فہمی کا شکار ہو گئے تھے، خوش فہمی کا شکار ہو گئے تھے. تو آج ان کو اندازہ لگایا کہ ہمیں کورٹ جانا پڑے گا، یہاں پہ کچھ نہیں ہونا، ہم غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے تو اب ان کو کورٹ جانا پڑے گا. خیر، اب سنجیدہ بات کرتے ہوئے کہ دیکھیں یہ کوئی بھی ایجنڈا جو کل میجر ایجنڈا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ ایجنڈا پاکستان کا ایجنڈا ہے. موجودہ الیکشن کمیشن، بھائی صاحب نے بات کی 1973 کے آئین کے تحت بنا ہے، لیکن 1973 سے لے کے آج تک ایک بھی ایسا الیکشن نہیں کرا سکا جو انڈسپیوٹیڈ ہو، جس میں سب پارٹیز ایگری ہوں. اب اس کو تو چھوڑے، ریسنٹلی جو الیکشنز ہوئے، جو کراچی میں الیکشن ہوا جس میں مدوخال صاحب جیت کے آئے، ایک کانسٹیٹوئنسی تھی نا، اس پہ بھی نواز لیگ نے بھی الزامات لگائے، پی ٹی آئی نے بھی لگائے. یعنی ایک جو کانسٹیٹوئنسی میں یہ موجودہ الیکشن کمیشن، یہ فیکٹ. اور ڈسکا الیکشن پہ جو آئی، ڈسکا میں بھی واٹ ایور جہاں بھی ایک الیکشن ہوئی تو ذمہ داری کس کی تھی؟ الیکشن کمیشن کی ہے نا، نہیں کرا سکا ہے. لانا کیا چاہ رہے ہیں؟ الیکٹرانک ووٹنگ. اچھا ای وی ایمس، یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو دوست بیٹھے ہیں انہوں نے دیکھی ہی نہیں. اب ان کو کہیں کہ ایکسپلین کریں کہ ای وی ایم مشین ہے کیسی، ایشو ہے کیا. جو ای وی ایم مشین صاحب بولتے ہیں جادو کا ڈبہ ہے، اس میں سے ووٹ گریں گے آپ کے لیے. نہیں، ایکچولی کیا ہے کہ دونوں پارٹیز نے جو ان کو ڈر کیا ہے، ان کو ڈر یہ ہے کہ ان کی جو پریکٹس ہے نا ریگنگ کی، وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے جو لوگوں کو ٹرین کیا ہوا ہے، اسٹاف ٹرین کیے ہیں اپنے لوگوں کو کہتے ہیں ہمارے بھی استاد، یہ تو کہتے ہیں پی ٹی آئی ہماری بھی استاد. سنیں، ہاں یہ تو ختم ہو جائے گی. تو وہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. وہ سیم ہے، صرف ایک الیکٹرانک ووٹنگ بھی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ مینول بھی ہے. وہی بیلٹ نکلے گا، وہی پرچی آپ کے ہاتھ میں آئے گی، وہی پرچی آپ اس بیلٹ باکس میں ڈالیں گے. تو لہذا اب ان کو اب کورٹ جانے کی بات کر رہے ہیں، اب کورٹ جانے کے بے شک ان کا حق ہے، کورٹ جا سکتے. چلے مندوخیل صاحب، یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی آپ نے تو پاکستان کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے، آپ اس میں شریک نہیں ہیں. یہ کس کا پاکستان؟ یہ جو نیا پاکستان لا رہے تھے اس کی بات کر رہے ہو؟ ہمارا پاکستان تو موجود ہے، یہ پتہ نہیں کون سا پاکستان ہمارے سر پہ توپنا چاہ رہے ہیں جو کہ ناکام ہو چکے. یہ بڑی پیار سے بات کر رہے، وہ جو جادو کی مشین ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ کہہ رہے الیکشن کمیشن ناکام ہو گیا، ڈسکا میں تو آپ کے خلاف رپورٹ آئی، آپ کے رہنماؤں کے سب کے خلاف رپورٹ آ گئی ہے، اور پھر آپ میرے الیکشن کا حوالہ دیں جو میں نے 626 ووٹ لیے، جب ریکاؤنٹنگ ہوئے تو 900 سے زیادہ بڑھ گئے. ریکاؤنٹنگ میں آپ کے ووٹ بڑھ گئے، ٹھیک ہے نا. تو یہ خواہش بھی پوری ہو گئی. گو کہ ہمیں اعتراض تھا کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے 150-250 ووٹوں کا فرق کبھی ریکاؤنٹنگ نہیں کرے، مگر مسلم لیگ نے ان کو یا پی ڈی ایم کو اجازت دی. ہم نے کہا آپ یقین کریں گے رسک پڑا ہوا ہے. اس وقت میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، میں نے کہا اچھا 3 دن تھوڑا سسپینس ہونا، کیونکہ مجھے پتا تھا کون کون سے پاکٹ پہ ہمارے ووٹ ہیں، اور وہ ڈلے میں رمضان کے مہینے میں سب. لیکن وہ خواہش بھی پوری. لیکن اب یہ کس بات کی بغلے بگی، تو چھٹے نمبر پہ آ گئے کراچی کے الیکشن میں، پہلے سے چھٹے پہ چلے گئے. پھر دوسری بات یہ مشین کی بات کر رہے ہیں، جس مشین کو یہ کہہ رہے ہیں، اب یہ مجھے ذرا بتا دے کہ یہ مشین جو یہ جادو کی مشین یہ کل اگر خدا نخواستہ منظور کرا بھی لیں گے تو کس کے ذریعے الیکشن کرائیں؟ الیکشن کمیشن
وہ تو کہہ رہے کہ یہ 37 اعتراضات لگائے اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, ٹریننگ نہیں دے سکیں وغیرہ, 37 اعتراضات ہیں. یہ کہے تو میں تفصیل سے بتا دوں گا. کس بنیاد پہ اب چیلنج ہوگا جو اب بات ہوئی, آج مولانا صاحب نے بھی کہی ہے کہ دیکھیں میں ابھی آپ کی شو میں ڈائریکٹ بلوچستان سے آ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کیونکہ میری قیادت نے ابھی تک ہمیں کوئی ہدایت نہیں دی اس حوالے سے, ٹھیک ہے, اور ابھی جو آپ بتا رہے ہیں مجھے نہیں پتا, دوسری پارٹی اگر چیلنج کر رہی ہے تو ہمیں جو ہدایت ملے گی انشاءاللہ سر آنکھوں میں. لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کی یہ تو مانیں گے نا 50% یا 50 یا یہ 51% ہے, ہم سورے اپوزیشن 49% ہے. ہم تو ریجیکٹ کر چکے پہلے سے, ہم اس وجہ سے ریجیکٹ کر چکے ہیں کہ 2018 میں جو RTA سسٹم لا ہے وہ تو سب کا تجربہ ہو گیا ناکام ہونے کا, ٹھیک ہے. اب یہ جادو کی مشین لا کے ایک ہی بٹن سے 2023 کا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں, بڑی خواب, یہ خواب دیکھیں, یہ ان کو ابھی پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے, سمجھے نا. اب سوال یہ ہے کہ جب یہ کل اگر یہ جادو کی مشین جو یہ اپروو کرا بھی لیتے ہیں, جو کہ یہ 90 ڈیز میں سینٹ سے نہیں کرا سکے, پچھلے جو جوائنٹ سیشن بلایا گڈ نے ٹیک دیے انہوں نے, اب اگر یہ کرا بھی لیں گے جس ادارے کے ذریعے وہ کرانا چاہتے وہ ادارے اس کو مسترد کر چکے ہیں, تو اس کی کیا کریڈیبلٹی رہے گی, اور کیسے ہوں گے الیکشن؟ نہیں الیکشن تو یہ جس طرح چاہیں گے جیسا ڈسکا کرانے کی کوشش کی ہے, لیکن اس کی کیا اس الیکشن کی حیثیت کیا ہوگی, اور پھر جس ادارے یہ تو بیچارے چلے جائیں گے, یہ تو آج نہیں ہے تو 1.5 سال بعد تو جانا ہے. الیکشن تو کرانا الیکشن کمیشن نے, کیئر ٹیکر نے, یہ کیوں اپنے جو اپنے وزیروں کے ذریعے دم کیے, آگ لگاؤ الیکشن کمیشن کو, پیسے لیے, اس نوٹس سے تو جان چھوڑا نہیں سکے. میں بیٹھا ہوا تھا پچھلے پیشی میں الیکشن کمیشن میں, وہ تو رو رو کے پورا فوج سینیٹروں کے وزیروں کے لائے وہاں پہ, اور الیکشن کمیشن نے کہا بیٹھ جاؤ, سب بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے. اب بات یہ ہوتی ہے یہ کیا کرنا کیا چاہ رہا ہے, یہ الیکشن کمیشن کو بھی پریشرائز کرنے کی کوشش کی انہوں نے, دھمکیاں بھی دیے یہ سارے, لیکن اب یہ ووٹنگ یہ مشین لانے سے پہلے تو ان کے 2 وزیر تو ابھی نائل ہو جائیں گے, کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو ان کو کہا ہے جواب یہ دے نہیں سکے. معافی مانگ لی نا مندوخیل صاحب, تو دونوں نے معافی مانگ لی, فواد صاحب نے بھی معافی مانگ لی. تو معافی مانگنے سے اگر اگلا معاف نہیں کرے تو پھر ایک بات بتاؤ, نہیں معاف کرے پھر یہ تو اس کی صوابدید پہ نا. سوال یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کو کرنا چاہ رہے ہیں, یہ جس طریقے سے پاکستان میں جو حرکتیں انہوں نے ڈسکا میں کی ہے وہ پورے پاکستان میں دیکھ لی ہے, یہ آگے ان کی خواب ہے. اور یہ جو ان کی جو وہ کہتے ہیں نا پکڑو 11, یہ ہے پکڑو 11, ادھر سے ایک پکڑ لیا, ادھر سے پکڑ لیا, پکڑو 11 یہ بنی ہے نا PTI. یہ تو ابھی اس کی جو اتحادی ہے نا, ابھی کل تک تو آج آپ بتا رہے ہو سکتے ہیں نہیں وہ مان گئے سارے, مان گئے نا. جی شاہدہ صاحبہ بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کا. یہ آج حکومت کہہ رہی تھی ہم نے بہت موقع دیا اپوزیشن کو, بات بھی کی, مگر وہ ہمارے ساتھ بات نہیں کرنا. آپ چونکہ اس کمیٹی میں تھیں, کافی زیادہ اپنے ایفرٹ بھی کی. اسٹیٹس کیا ہے, وہ معاملہ سبوتاج کیسے ہوا؟ کل کامران صاحب کہہ رہے تھے میرے پروگرام میں کہ صرف انہوں نے ٹائم گین کیا ہے اور اپنا ایجنڈا جس طرح سے وہ کرنا چاہتے تھے اس طرف وہ چلے گئے. جی بالکل ایگزیکٹلی یہی ہے کہ انہوں نے جس طرح جوائنٹ سیشن بلا لیا اور پھر اس کو منسوخ کیا, کیونکہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہو رہے تھے, نہ اتحادی ان کے ساتھ ان ریفارمز پہ ایگری تھے, اور ان کے اپنے ممبرز بھی جو ہیں وہ بھی ان سے نالا ہے. اب حکومت جو ہے وہ بری طرح ناکام ہو چکی ہے, جس کو عوام نے مسترد کیا ہوا ہے, لیکن یہ اب بائی ہوک اینڈ کروکس کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس EVM کو لے کے آئے اور اس کے سہارے یہ آئندہ کے انتخابات کو بھی متنازع بنانا چاہ رہے ہیں. ایک طرف تو حکومت جو ہے اسپیکر کے تھرو جو ہے ہمارے ساتھ خط و کتابت میں مصروف ہے, دوسری طرف جوائنٹ سیشن کا بلانا, کیا ان کے اپنی صفوں میں یہ تضاد موجود نہیں ہے؟ آپ کس طرح جوائنٹ سیشن بلا رہے ہیں کہ جب ہم ایگری ہیں اصلاحات کے حوالے سے, اور جو کمیٹی بنی تھی جو لیجسلیٹو بزنس کی جس کو میں چیئر کر رہی ہوں, اس میں ہم باقاعدہ لسٹ وائز ہم نے اس میں ریفارمز کے لیے بل رکھے ہیں, لیکن اگر وہ بھی آپ دیکھیں کچھ یہ پچھلے 2-3 دنوں سے سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ وہ تصاویر بھی کمیٹی کی آ رہی ہے جس میں کہ ان کا نان الیکٹڈ ایک بابر اوان بیٹھا ہوا ہے, دوسری میٹنگ میں اسد عمر بیٹھے ہوئے, تیسری میٹنگ میں فہمیدہ مرزا صاحبہ اور بابر اوان ہے. تو یہ ان کے تو اپنے PTI والے نہیں چاہتے کہ یہ ریفارمز ہوں, اور نان الیکٹڈ بندہ آ کے بیٹھتا ہے اور پھر الائی بنتے ہیں. یعنی نان سیریسنیس ہے اس حکومت کی فرام دا ڈے فرسٹ. اور ہم تو جمہوریت کے حوالے سے ہماری اکابرین اگر آپ دیکھیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہیں, چاہے ان کا تعلق نون لیگ سے ہے, چاہے وہ
JUI के हैं या दूसरी छोटी पार्टियां हैं, तमाम इस पे मुत्तफिक है। अपोजिशन जो है उनका एक ही लाहे अमल है कि अगर ये आपने इस असेंबली को वकार देना है, इसको स्ट्रेंथन करना है, तो थ्रू लेजिस्लेशन रिफॉर्म्स होनी चाहिए। ये न कि कोई तैयार हमें एक परफॉर्मा दिया जाए लेजिस्लेशन के नाम पे और जी आप उस पे दस्तखत करें और ये जी AVM आ गया और ये ओवरसीज को हक मिल गया है। शायद ऐसा भाई ये चीजें नहीं चलती इस तरह की। ये क्या ये दुरुस्त है कि मौलाना साहब इस हक में नहीं थे बैठने के, फिर आपने और कामरान साहब ने बड़ी मुश्किल से मनाया, तो फिर तो मौलाना साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया कि सिर्फ वक्त लिया गया है और ये संजीदा नहीं थे मुज़ाकरात में। ये इसलिए कि अगर आप देखें इसकी हिस्ट्री देखें तो ये जब असेंबली बनी थी उस वक्त भी एक एथिक्स कमेटी बनी जिसके कोई मीटिंग नहीं हुई, फिर लेजिस्लेटिव बिजनेस की कमेटी बनी, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है हमारे लीडर ये कह रहे थे कि ये टाइम लेते हैं, अपना वक्त आपको जाया करवाएंगे। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे तमाम जमहूरी पार्टियां अपोजिशन की यक जुबान थी इस पे कि हम अपने जमहूरी अक़दार को, चले हम अपनी अना में नहीं, इनकी तो अपनी अना है, हम नहीं पढ़ते इन चीजों में, हम आवाम के नुमाइंदे हैं, उनके वोट पे आगे आए हैं, तो लेट्स के हम इसको आगे लेके जाएं, किसी तौर पे आगे इसको करने। कल क्या जब हम स्पीकर से मिले तो स्पीकर खुद तजब्जब का शिकार रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो खतो किताबत कर रहे हैं, दूसरी तरफ ज्वाइंट कर रहे हैं। हमने स्पीकर पे क्वेश्चन मार्क किया कि हमें बताया जाए, आप पे तो खुद हुकूमत बदएतमादी कर रही है, अगर कल हम अदम एतमाद लाते हैं तो उससे तो पहले आज आपका काम हो गया, खुद ही हुकूमत ने ये मान लिया कि आप पे एतबार कोई भी नहीं कर सकेगा। दूसरी तरफ ये है कि अगर आप अपोजिशन की पार्टियों की स्ट्रेंथ देख लें, नंबर पे आप ना जाएं, आप जो है जितनी भी अपोजिशन की पार्टियां हैं नेशनल असेंबली में और सेनेट में, उनकी तादाद देखें, और दूसरी तरफ 2 LI 3 LI और 1 गवर्नमेंट, 4 पार्टियां एक तरफ, बाकी तमाम जो है 15-20 पार्टियां हो जाती है जिनका एक एक नंबर जो है मेंबर यहाँ पे आया हुआ है। तो फिर ये जब हम इलेक्शन में जाएंगे और तमाम पार्टियां जो ट्रू सही स्पिरिट के साथ इलेक्शन करती हैं, तो उनका ज्यादा वजन होगा बात का, या इन 3 पार्टियां के जो कि सिलेक्शन के थ्रू आती रही है थ्रू आउट। यही मंदोखेल साहब भी यही कह रहे थे कि अगर 51% भी है तो बाकी 49% को तो आप जो है ना नजरअंदाज ना करें। मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो अपनी जो गुफ्तगू है उसको आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अली गौर बलोच साहब, ये जो हर इल्ज़ाम आप दूसरी तरफ डाल देते हैं जी इत्यादियों को कोई और मैनेज कर रहा है, ये भी हो रहा है, फ़ोन भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, फिर कहते हैं आप लोगों को भी फ़ोन आ रहे हैं, इनका कोई सबूत होता है? ये हवा में बातें नहीं। देखें, तरीक़ेकार होता है गवर्नमेंट साइड से, तो उन लोगों को देखा जाता है कि जो मतलब है कि जिनको ये एस्टिमेट करते हैं कि मतलब है कि ये थोड़ा सा इनको किसी तरीके से प्रेशराइज करें तो ये शायद स्किप हो जाए। और आपको पता है जब एक लेजिस्लेशन हुई थी जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब को जब नाअहल करार दिया गया, तो उसमें असेंबली में एक बिल पास हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों को उस वक्त बड़ी वो तो ओपनली रोका गया था, और हर हुकूमती उस वक्त हम हुकूमत में हमारे कोलीग्स को रोका गया था, और इसके बावजूद अक्सरियत से वो बिल पास हो गया। फिर वो मतलब है कि इन्होंने अपील की उधर अदालत में जाकर, और फिर उधर से इन्होंने वो मतलब ख़त्म करवाया। तो बात करने का मकसद ये है कि अभी भी ये कॉल वाला सिस्टम तो बड़े अरसा दराज से चल रहा है। हम तो उससे भी उन मुतासरीन में भी शामिल थे, अब फिर हम मुतासरीन में शामिल हैं। और उसकी वजह ये है, कॉल वाले मुतासरीन में शामिल, और उसकी वजह ये है जो पॉलिटिकल पार्टी भी, जो लोग भी आइन और कानून की बालादस्ती की बात करेंगे पाकिस्तान में, जो लोग भी आइन और कानून के लिए जद्दोजहद करेंगे, उनको ये तमाम दुश्वारियां, ये तमाम मुश्किलात फेस करनी पड़ेगी। कहते हैं जब आपको सूट करता है तो फिर आइन और कानून की बालादस्ती का रुख कुछ और होता है, जब आपको सूट नहीं करता तो कुछ और नहीं। बात ये नहीं है हाफ़ साहब, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। आप देख लें कि 3 हुकूमतें मियां नवाज शरीफ साहब की, तीनों बार उनको उतारा गया। कोई एक टेन्योर भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें वो काकड़ से वाला किस्से आपको याद है, उसके बाद परवेज मुशर्रफ वाला याद है।
फिर उसके बाद अब 2013 वाली असम्बली आप देख लें, अगर हम कंप्रोमाइज होते तो फिर उतारने की जरूरत ही नहीं थी। आज भी मियां नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि मैं वो हुकूमत नहीं लेना चाहता कि जिसमें मुझे आइन और कानून की बालादस्ती कंप्रोमाइज करनी पड़े। मियां नवाज शरीफ साहब को ऑफर्स हो रही हैं? ऑब्वियसली हो रही है, उनसे राब्ते हो रहे हैं? नहीं राब्ता तो नहीं है, लेकिन दाएं बाएं से ऑफर मतलब होती हैं। लालचंद साहब, आपके डोमेन में तो कोई मुदाखलत नहीं कर रहा ना, इमरान खान साहब अपना इंडिपेंडेंट सुकून से पावर एंजॉय कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब अच्छाई बुराई के जिम्मेदार वो खुद ही है ना। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, हुकूमत में जो हम है तो हम गलत है तो भी उसको हम ऑन करेंगे, सही है तो भी उसको ऑन करेंगे। इमरान खान का जो मुकाबला है एक माफिया है, उससे है। इमरान खान के अपने किसी काम में तो मुदाखलत नहीं है ना? नहीं हो सकती ना, कौन कर सकता है? मतलब कोई जरूरत ही नहीं कर सकता। एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री कौन कर सकता है? आपने देखा होगा कि वो अपनी अथॉरिटी एग्जर्ट कर रहे हैं। जो ये आए बाएं दाएं चीजें हैं वो भी सेटल हो रही हैं, वो अपनी अथॉरिटी एग्जर्ट कर रही हैं। उनका मुकाबला माफियाओं से है। ये भी जो आप देखें ना, मेरे दोनों भाई हैं, बजाय इसके कि ये कहते जादू का डब्बा है, जादू का डब्बा नहीं, जादू चल रहा है इमरान खान का। 18 में भी चला है, 23 में भी चलेगा। किसी और तरफ ले जाएंगे कि इमरान खान का जादू चल रहा है। लालचंद साहब, ये आप फंस जाएंगे, ये आप फंस जाएंगे। ये वाली बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। वो देखो फौरन वाली बात से मैं लालचंद साहब से इत्तेफाक करता हूं कि वो इमरान खान की तरफ से बात मुझे भी करने में आपके बिल्कुल जी, बीच में नहीं बोलता। देखिए आप चीजों को इस तरह से ट्विस्ट करके समझते हैं कि आप कौम की सर्विस कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं। आप दोनों बजाय इस पे कौम को बताएं कि आपको ईवीएम पे एतराज क्या है, उस मशीन पे एतराज है क्या। मैं कह रहा हूं मैनुअल भी है, बैलेट भी है, मशीन भी है। बजाय इस पे जाने के ये इसको चीजों को मजाक में उड़ा के जादू का डब्बा वगैरह ये कह के ये समझते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं है। इनको सबकी होनी है। अब इनको कल लग जाएगा पता है इनको कि ये जो सोच रहे थे वैसा होना नहीं है। इमरान खान ने ना ही बकल डाउन किया है, ना ही बो डाउन किया है, ना ही वो ब्लैकमेल कभी हुए हैं, ना ही इनसे ब्लैकमेल होंगे। और आप देखेंगे कल के बाद ये फिर वो कोर्ट जा रहे हैं, फिर जुल्म हो गया, ये कल इनका रोना पीटना अलग से शुरू हो जाएगा। चलें जी, मतलब खेल साहब, इमरान खान साहब अपनी पावर असर्ट कर रहे हैं, दाएं बाएं की सब बातें ऐसे ही हैं, और कल के बाद तो और आपका रोना पीटना शुरू हो जाएगा। देखिए हम बिल्कुल रोएंगे, एहतजाज करेंगे, अदालत जाना पड़े वहां जाएंगे, इस वजह से कि हम फिर दोबारा कहते हैं जादू की मशीन है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ बातें। सबसे पहले ये मशीन जिसने डिजाइन की है, ये उन्हीं का कहना है कि 15 मिनट में ये हैक हो सकता है, नंबर 1। ठीक। दूसरी बात ये कि ये मशीन की सुन ले गलत बयानी कर रहे हैं। अच्छा सुन ले, हैकिंग तब होगी जब उसमें इंटरनेट जाएगा। आप जादू जरूर करें, आप जादू जरूर करें, शायद ये मशीन नायक हो, लेकिन हमें बोलने तो रिजल्ट ट्रांसमिट करने के लिए तो इंटरनेट की जरूरत नहीं है। ये उसमें वो भी नहीं है। अच्छा, वो मैनुअल है। ये पूरा झूठ और गलत बोल रहा है। लसबेला से रिजल्ट कैसे आएगा? ब्लेंटेड झूठ, ऑनलाइन झूठ, सच्चे हो, ऑनलाइन झूठ। जादू करनी है तो जरूर कर ले, हमें एतराज नहीं है, जरूर कर ले। पूरा अगर जादू होता तो आप यहाँ थोड़ी होते। कल भी जादू करे ताकि आपका बिल पास हो जाए। उसमें भी हो गया, हो जाएगा, अब वो हो चुका जी। अच्छा वो हो चुका। मुझे बोलने तो देना, ये मशीन किसकी कस्टडी में होगी? ये जादू की मशीन। ठीक, नंबर 1 बात। अब इसी मशीन को बरतानिया रिजेक्ट कर चुका है, बहुत सारे यूरोप के मालिक रिजेक्ट कर चुका है। मैं कहता हूं ये मशीन इसकी बेहतरीन मशीन है। जिस अदारे के जिक्र करना चाहिए वो कह रहे नहीं, बेकार है, ये एतमाद करनी है, इसको कैरी कौन करेगा, बंदा कौन खड़ा होगा। 37 सवाल लो डाली। आप उस 37 सवाल की जवाब हमें ना दे, जरूर आप हमें जरूर गाली में दे, सब कुछ है, मगर जिस अदारे के जरिए आप कराना चाह रहे हो उसको तो धमकी ना दो, उसको तो जलाओ नहीं, उसको तो बता दो बाबा ये आपके 37 एतराजात है, ये बिल्कुल गलत है, ये नंबर 1 2 3 आज तक उसने नहीं किया। क्या करना चाह रहे हैं खुदा को पता है। आखिरी सवाल आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं। आखिर इस मशीन को करा के हमें धमकी दे के इलेक्शन कमीशन को धमकी की बजाय ये हमारे साथ टेबल पे क्यों नहीं बैठते कि ये बताओ ये मशीन है, ये 37 एतराजात है, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को बता दे, फिर हमें बता दे। और हम नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन फेयर हो, हम नहीं चाहते डिस्का की तरह इलेक्शन हो, हम कभी भी नहीं चाहेंगे। ये चाहते हैं कि भाई कौन लाइन में खड़ा हो, कौन बंदा मैनेज करे, कौन ये करे, एक बटन दबाओ, रिजल्ट उसके हाथ में आ जाए, फिर घूमते रहो उसके पीछे। एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट। नंबर 1, देखिए ये मशीन के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसमें हैकिंग का कोई निजाम नहीं है, ना वो नेट से कनेक्टेड है, उसमें मैनुअल भी है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक भी सुने।
और कल ये बिल पास होगा, आप एहतियात हाँ, ये इस पे जोर है, कल ये बिल पास 3.5 साल नहीं इस पे आप जोर कह रहे है। हैं कि मशीन के बारे में तो मैं जवाब ये दे रहा हूँ, आपने कहा कि एहतियात करेंगे, आपने 3.5 साल यही जवाब दे दो, कर लेना। हाफिज तारिक साहब के देशों में 37,000 का जो रद्द कर दिया, दो चार उठा से जवाब आपका एक हल्का में तो चोरी हुई, शोर न एक हल्के में तो चोरी हुई, चले, आपका पीडीएम का इल्जाम है, पीडीएम का इल्जाम है कि आप चोरी करके आए हो, मेरा थोड़ी है, इसमें पीडीएम का इल्जाम है कि ये चोरी करके यहाँ पे आए। सुन ले एक इलेक्शन, एक कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसका में शर्म नहीं आ रही आपको? अच्छा चले आप अपनी बात चले, बेशर्मी सी है। अपने इलाके में आप चले, भाग के आ गए, हाफिज साहब, आप अपने इलाके में धांधली करके आ गए। शोर न मचा, कल मौका मिलेगा। झूठ ना बोले, बात सामने सच बोले। झूठ बोलने वाले पे लानत बेचता हूँ, जादू तो इसमें क्या है? लानत बेचता हूँ। अच्छा शाहिदा साहब, अब क्या है इस हवाले से जो कानूनी टीम बनाई गई है वो कल बिल पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या फैसला हुआ है पीडीएम का इस हवाले से? ये कानून साजी यहाँ पे अगर नहीं होती, फर्ज किया कल ये तो नंबर गेम है जी, अगर नहीं होती तो हम इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं। बाकायदा पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे कानूनी टीम जो है वो बन चुकी है और हमारा होमवर्क जो है सेकंड ऑप्शन पे भी बिल्कुल कंप्लीट है। हम इसको किसी तौर भी नहीं समझते कि ये एक मुनसिफाना फैसला होगा या इससे शफाफ इलेक्शन होंगे। ये तो आपकी ईवीएम की तो मेरे भाई ने तफसील बता दी, उसमें ये भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या जो मौजूदा हमारे इलेक्शन कमीशन के जिले ऑफिसेज हैं, तहसील पे हैं, डिफरेंट उस पे है, जब हम जाते हैं इलेक्शन में तो क्या उनकी इतनी कैपेसिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर के ये जो इनके बॉक्स हैं ये संभाल के रख सकेंगे? इनको ट्रेनिंग यानी इतना टाइम कितना है आपके पास कि आप लोगों को ट्रेन करेंगे और फिर उसको आगे लेके जाएंगे? सेकेंडली है कि इसके साथ ओवरसीज का बिल भी है, ओवरसीज को आप वोट का हक दें, हम उसके मुखालिफ नहीं है, हम भी उसके हक में, लेकिन तरीकाकार क्या होगा? दूसरा ये कि अगर एक पाकिस्तान की अगर आप देखें तो सिवाय चंद एक के बाकी तमाम पार्टियां जिनके असासे जात अगर आप देख लें वो ये इजाजत दे सकेंगे कि इंटरनेशनली पूरी दुनिया में कितने ममालिक है, कहाँ तक पाकिस्तानी पहुंच चुके हैं, ओवरसीज हैं, वहां तक अपना जमाती मंशूर मुझे हक नहीं होगा कि मैं पहुंचा सकूं। मैं किस तरह पहुंचाऊंगी? वो जराए क्या है? फिर उस पे इलेक्शन कमीशन मुझे कितने पैसों का जो है वो इख्तियार देगा? अब यहाँ पे तो पहले 15 लाख था, अब 40 लाख है। अब मैं कहाँ से लेके आऊँ अरबों खरबों की जो मैं घर घर अपना मंशूर पहुंचा सकूं? क्या फिर मेरी पार्टी के साथ बेइंसाफी नहीं होगी? किसी मिडिल क्लास दूसरे के साथ बेइंसाफी नहीं होगी? ये तो आप कौन सा सिस्टम लेके आ रहे हैं? ये तो आप महदूद कर रहे हैं इस जमहूरी निजाम को कि वो फिर चंद ही हाथों में रहे और या फिर वो अमीरियत की तरफ जाए। तो किसी तौर भी जमहूरियत की खिदमत नहीं हो सकती। ठीक है, मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, लास्ट सेगमेंट है, वक्त का मैं थोड़ा मंदुखेल साहब आपसे शुरू। आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा कि हुकूमत गिरने वाली है, मुद्दत पूरी नहीं करेगी, कैसे? शॉर्टली सर, कैसे जाएगी हुकूमत? देखिए, पहली बात तो ये है कि पिछले हफ्ते आपके सामने गिरते गिरते पता नहीं कहाँ से फोन आ गए और ये फिर पता नहीं क्या लालच दे दिए, क्या हो गया, आपके सामने की बात है, पूरा पाकिस्तान को पता है। फिर जो अली गौर बलोच साहब ने बात की है, हमने जो अभी पिछले हफ्ते 2 बिल पास कराए, एक जावेद साहब का था इनकी पार्टी का, एक मेरा था जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से, और एक इनका बिल मुस्तरद हो गया। ठीक है, यहाँ हमें अक्सरियत तो शो कर दी है। ठीक है, अब अगर अक्सरियत को इस तरह अकलियत में बदलने के लिए ये जो फोनों की बात आप कर रहे थे, इसमें यकीनन पूरा पाकिस्तान से वाकिफ तो आप भी फोन करें ना पीटीआई वालों को, आपको किसने मना किया? ठीक है, वो आप समझ रहे हो, नहीं हमारे फोन में करनी, हमारी तो लाइनें कट चुकी है। ठीक है, अब बात ये है कि दूसरी बात ये है कि आप क्या ये महंगाई का तूफान, पेट्रोल मैं आज ही की बात कर रहा हूँ, ये इस्लामाबाद में तो सस्ता है, 149 रुपए ज़ोब पे, अभी मैं आज ही। अच्छा, वो इनके वजीर, इनके मुशीर खुद बता रहे कि 175-180 रुपए तक जाने वाले। आप डॉलर आपके सामने, बाकी चीजें आपके सामने, गैस का आपके सामने, इनको आज ही पता चला गैस का यानी एक चीज हो तो मैं गिनवा दूं इनकी वो झूठे बातें, वो जो 126 दिन इस चीज पे हुकूमत चली जाएगी। ठीक है, देखिए इस चीज पे हुकूमत यूं चली जाएगी ना,
अब आप खुद आपने जिक्र किया फोन का, ये अगर फोन ना होता तो ये वाकई गिर जाती। तो ये हुकूमत फोन के सहारे पे खड़ी नहीं, वो फोन के सहारे खड़ी है ना, उनको नहीं पता, इनको नहीं पता। अच्छा, अब क्या है, इतनी मैं तो सलूट करता हूँ साईं को कि वो इतनी बहादुर आदमी है और पार्टी को ऐसे डिफेंड कर रहे हैं जैसे दूध की नहरें बह रही है। वो भाई तूफान है, बदतमीजी, भाई महंगाई, ये सारी ये नंबर तो और मैं दलेर आदमी है, मैं उसको दलेर कह रहा हूँ। अच्छा, बात की है, ये सारी चीजें करके क्या आपको नहीं लग रहा है, क्या ये इनसे पूछे, क्या इस वक्त महंगाई का ये एक आसमान पे बात है? क्या एक गरीब आदमी जो 2 रुपए की और ऊपर से गैस का बड़ी निराली डॉक्टर गवर्नेंस, ये सवाल ये इस चीज पे ये हुकूमत इस वजह से। देखो, मैं आपको एक मिनट मुझे और दे दे। काफली का आपके सामने मीटिंग पे मीटिंग, जीडी आपके सामने, एमक्यूएम आपके सामने और बाप पार्टी आपके सामने, उनको छोड़ के खुद उनके नूर आलम खान साहब, साईं को पता है वो क्या स्पीच करते हैं, दोनों हमारे मौजूद मेंबरान है, इनके हामिर लियाकत इस्तीफा दे चुका है। कराची के इनके जो अब 13 एमएनए रह गए, 13 में से 2 छोड़ के बाकी 11 के 11 से नाला है, क्योंकि उसको पता है अगली मर्तबा कौंसलर भी नहीं जीत सकेंगे, तो वो बेचारे परेशान है कि यार हम क्या 45 करोड़ फंड देने के बावजूद, 15% कमीशन लेने के बावजूद वो नाखुश है। मैं बता रहा हूँ, सवाल ये आपके लिए कैसी गिरेगी, ऐसी गिरेगी, ऐसी गिरेगी। इत्तेहादी भी गिर जाएंगे और आपके अपने लोग भी जो है ना छोड़ देंगे, हुकूमत गिरेगी। मंदुखेल साहब कहते हैं। सर शॉर्टली आप बहुत ही शॉर्ट जवाब जी। सेनेट का इलेक्शन हुआ, सेनेट की मेंबर इलेक्ट हुए यूसुफ गिलानी साहब, उसमें भी आपने देखा किस तरह की चीजें हुई, किस तरह से रिगिंग हुई, किस तरह से पैसे चले। उसके बाद इनको फौरन हवा भर गई कि हुकूमत गई। पैसे किसने लिए? ये सारी वीडियोस आई, नहीं मतलब जिसने भी ली ना, मैं वो पीटीआई के लोग थे, जिसने भी लिए, मैं कह रहा हूँ इनका इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है। हम तो आज भी कह रहे हैं उनको इन्वेस्टिगेट करें, हम तो उस दिन भी लेकिन लिए तो आप वही लोग हैं ना जो आपके साथ हैं। 70 करोड़ चल रहा है, चले लालचंद साहब शॉर्टली जल्दी प्रोग्राम कंक्लूड करना। तो जब सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ तो इनका डिफ्लेट हो गए, हवा निकल गई। 2 बिल, प्राइवेट बिल, ये तो डेमोक्रेसी है, स्पीकर तो बंद कर सकता था, इजलास एडजर्न कर सकता था, हमने पास होने दिए, वोट हो गया, इनमें हवा भर गई। अब कल जो असेंबली में पास हो जाएगा फिर हवा निकल जाएगी। बस चले अली गौर साहब कैसे जाएगी सर? एक मिनट अली गौर साहब, 1 मिनट में अली कैसे जाएगी? आप साहब, गुजारिश ये है कि जो डस्का के इलेक्शन के हालात हुए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आई है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आई है, जहां पर ये रंगे हाथों इमरान नियाजी और इसका चीफ मिनिस्टर पंजाब रंगे हाथों वोट चोरी करते हुए पकड़े गए और इनको सर्टिफाइड वोट चोर का सर्टिफिकेट मिला है। जो इनकी 3 साल की कारकर्दगी है वो मेरे इस भाई के तो इल्म में नहीं है, लेकिन 24 करोड़ अवाम का बच्चा भी जानता है कि इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ क्या अशर किया और उनसे किस चीज़ का इंतकाम लिया है। वो मतलब है कि जिससे हर बंदा मुतासर हुआ है, और उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि महंगाई इनके नालायकी की वजह से हुई है। महंगाई की 2 वजूहात थी। एक तो ये गवर्नमेंट सिलेक्टेड थी, वोट चोरी करके आई है, वोट चोरी करके जिमनी इलेक्शन जीतने की कोशिश करती है और नाकाम होती है, आइंदा इलेक्शन वोट चोरी करना चाहती है। और इनकी सबसे बड़ी वजह जो है वो इस मुल्क को जो इन्होंने माशी तौर पर तबाही में की तरफ धकेल दिया। पहले हम एक लफ्ज बोलते थे तबाही के दहाने पर, अब दहाने पर नहीं, अब हम कुएं में गिर चुके हैं। तो उसकी सिर्फ वजह इनके दाएं बाएं बैठी हुई इनके वो एटीएम मशीनें हैं जिनका रोज स्कैंडल आता है। आप देखेंगे कोई नैब का इदारा, कोई माई का लाल उनकी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। गिरेंगे कैसे? गिरेंगे वही जो जिन बैसाखियों के सारे ये खड़े हैं। ठीक, जब तक वो बैसाखियां इनके नीचे हैं, लेकिन एक अल्लाह ताला का निजाम है। अब पाकिस्तान के अवाम उठ खड़े हुए, ठीक, अब ये ज्यादा दिन नहीं चल सकते और ये अपने ही वजन से गिरेंगे, अपने वजन से गिरेंगे। और अल्लाह करे कि आने वाले दिन पाकिस्तान के बेहतरी की तरफ जाएं। लेकिन जो लोग इस मुल्क को इस तरफ ले जा रहे हैं ये तो बेनिफिशियरी और कठपुतली हैं। असल जिम्मेदार और लोग हैं जो इस मुल्क को रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। ठीक, अली गौर साहब कमेंट करने दे मुझे। कठपुतलियां 1985 से बनी और फिर बड़ी लंबी बात और जो परवेज मुशर्रफ से एनआरओ लेके यहाँ पे आए वो हमें कहते सिलेक्टेड। जो आईजीआई बनी और उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, प्राइम मिनिस्टर बनाया, वो हमें कहते हैं। लालचंद साहब, कादिर मंदुखेल साहब, शाहिद साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।